मेरा नाम दीपक कुमार है। मैं समस्तीपुर बिहार का रहने वाला हूँ। मैं विक्रमपुर मानदेय के गांव से बिलोंग करता हूँ। 64th बीपीएससी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में मेरा 10th रैंक आया है और डीएसपी का पोस्ट अलॉट किया गया है। तो अभी तक जो मेरी जर्नी रही है उसके बारे में मैं कुछ एक्सपीरियंस आपको शेयर करना चाहता हूँ। जो स्ट्रैटेजी रही है मेरी या जो एग्ज़ाम से मैंने समझा है वो सब चीज़ें मैं कुछ आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले प्रीलिम्स का स्ट्रैटेजी मैं आपसे शेयर करता हूँ। प्रीलिम्स का तैयारी करने के लिए जो सबसे बेहतर तरीका है जो मैं समझता हूँ वो आप 4-5 साल का पेपर एनालाइज कीजिए। उसमें आप वो सेक्शन को नोट डाउन कीजिए जिस सेक्शन से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिस पोर्शन का वेटेज ज़्यादा है, लाइक मॉडर्न हिस्ट्री है और पॉलिटी वगैरह जो भी है। तो आप एनालाइज कीजिएगा 4-5 साल का क्वेश्चन खुद से, आपको खुद ब खुद पता चलने लग जाएगा कि कौन सा सेक्शन है जहाँ से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं और ज़्यादा चांसेज हैं कि क्वेश्चन वहाँ से फिर से आएंगे। तो आप उन पार्ट्स को अच्छे से कीजिए और पहले कीजिए। उसके बाद फिर आप देखिए कि आपका कौन सा पोर्शन है जो स्ट्रॉन्ग है और उस पोर्शन से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको एज मिलेगा। तो उस एज का आप बेनिफिट उठाइए और उस पोर्शन में अच्छा मार्क करने का कोशिश कीजिए। लाइक किसी स्टूडेंट का साइंस एंड टेक अच्छा है तो वहाँ पे 30 क्वेश्चंस रहते हैं, उसमें अच्छा खासा वो मार्क कर देते हैं। किसी का इकोनॉमिक्स अच्छा है, किसी का ज्योग्राफी अच्छा है। तो आप अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से आप देखें कि आपका जो स्ट्रेंथ है वो एग्ज़ाम में कहाँ फिट बैठ रहा है और वो अपने स्ट्रेंथ का पूरा यूटिलाइज करने की कोशिश कीजिए, मैक्सिमम मार्क करने का कोशिश कीजिए। तो उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगी। द सेकेंड थिंग इज़ कि प्रीलिम्स में आप बहुत ज़्यादा सारे क्वेश्चंस, कुछ रैंडम क्वेश्चन पूछ दिए, इधर उधर का पूछ दिया और उन सब के पीछे नहीं पड़ना है, उन सब में अपने को टाइम वेस्ट नहीं करना है। उससे होगा क्या कि आपका मेंस का जो तैयारी है वो सब फिर आपका रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा। और ये सब मैक्सिमम जो हमारी तैयारी होनी चाहिए, कोशिश कीजिए कि ओके 15 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो बिल्कुल ही अननोन रहेगा मेरे लिए और घुमा फिरा के मुझे कहीं 105 वगैरह के आसपास मार्क्स आ जाने चाहिए और मैं कट ऑफ के बाहर रहूँगा, मैं कट ऑफ के ऊपर रहूँगा, मैं क्वालिफाई कर जाऊँगा। तो ऐसे में आप प्रीलिम्स काफ़ी इजीली क्वालिफाई कर जाइएगा। थोड़ा सा तैयारी करना पड़ेगा। मैं अपना स्ट्रैटेजी बता देता हूँ। लाइक कि मैं मैथ्स का स्टूडेंट था तो मेरी स्ट्रैटेजी रहती थी कि मैं साइंस और मैथ्स का जो पोर्शन था तो उसमें 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो मेरी स्ट्रैटेजी रहती थी कि ओके इसमें मैं 36, 37, 38 जितना मैक्सिमम हो सके और 35 प्लस मेरे को रखना है। तो वहाँ पे मैं 35 प्लस मार्क कर देने के बाद जो बाकी पोर्शन होते थे उससे मुझे 100 स्कोर पुराने में बहुत डिफिकल्टी नहीं होती थी। फिर मॉडर्न हिस्ट्री से मेरा फोकस रहता था कि ओके मॉडर्न हिस्ट्री से थोड़ा सा मुझे अच्छा मार्क कर देना है, थोड़ा मैप वगैरह पे ध्यान देता था। तो ऐसे आप अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से चीज़ों को मार्क कर लीजिए कि मेरा स्ट्रेंथ कहाँ है और बीपीएससी कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन उठा रही है और उसको मैप करके आप आसानी से कट ऑफ पार कर सकते हैं। तो ऐसे आपकी प्रीलिम्स हो जाएगी। उसके लिए कुछ सिलेक्टिव फ्लूसेंट वगैरह है या फिर आप जो मेंस के लिए तैयारी जो मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह पढ़ेगा वो सब आपके काम में आती रहेगी, तो वहाँ से हो जाएगा। मेंस में भी जो मेरी स्ट्रैटेजी है वो समथिंग लाइक दैट सेम है कि 4-5 साल का पेपर एनालाइज कीजिए, सिलेबस देखिए कि क्या पूछ रहा है, क्या चीज़ है जो वो बार बार फोकस कर रहा है, क्या चीज़ें हैं जो बार बार पूछा जा रहा है और उन चीज़ों को आप नोट डाउन कीजिए क्योंकि दिस इज़ द पोर्शन जहाँ से बार बार क्वेश्चन आ रहा है, जहाँ से बार बार पूछा जा रहा है और उसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। जिससे क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा हैं उसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और ये कि हाँ अगर इससे क्वेश्चंस आते हैं तो मुझे एज मिलेगा, मैं बाकी से थोड़ा सा अच्छा लिखूँगा या मैं अच्छे से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करूँगा। बाकी मैं मेंस का आपको थोड़ा सा और डिटेल से स्ट्रैटेजी बताता हूँ पेपर वाइज। जैसे पेपर 1 है तो पेपर 1 में 3 सेक्शन हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। सेक्शन 1 में स्टैटिक टाइप का क्वेश्चंस रहते हैं। आजकल थोड़ा बहुत मॉडर्न से कि हाँ गांधी के थॉट कैसे मतलब आज के दिन में अप्लीकेबल हैं या टैगोर के जो थॉट्स थे एजुकेशन वगैरह पे, तो ये सब इस सब तरह की चीज़ें हैं। ये मोर ऑफ स्टैटिक टाइप की चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे आप 8-10 ज़्यादा नहीं 8 से 10 क्वेश्चन प्रिपेयर कीजिए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। और यहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट सर्टेन होता है कि ओके यही सब क्वेश्चन है जो थोड़ा बहुत चेंज करके, तो उसको डिफरेंट एस्पेक्ट से पहले ही पढ़ लीजिए क्योंकि ये मॉडर्न डे में कैसे है, ये उस समय क्या इम्पैक्ट आया, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या इम्पैक्ट आ रहा, डिफरेंट एस्पेक्ट से आप पहले ही उसको पढ़ लीजिए और अच्छे से हॉलिस्टिकली तैयार कीजिए 8 से 10 क्वेश्चन। उसमें आपको ऑप्शन लेके 6 क्वेश्चन मिलेंगे, ऑप्शन लेके 3 क्वेश्चन आप बहुत बढ़िया तरीके से लिख पाइएगा, नो डाउट। जब 3 क्वेश्चन आप वहाँ से काफ़ी अच्छे से कर लेते हैं तो फिर आप स्टैटिक्स पे आइए। स्टैटिक्स में 4 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन करने रहते हैं और बहुत 72 मार्क्स के वो क्वेश्चन रहते हैं। मुझे लगता है कि स्टैटिक्स का कोई
सब्स्टिट्यूट नहीं है, आपको स्टार्ट करना ही है। जिन लोगों का स्टार्ट मान लीजिए अगर किन्हीं का अच्छा नहीं है, कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनका स्टार्ट अच्छा नहीं होता है, ऑप्शन नहीं है, आपको स्टार्ट पूरा अच्छे से करके आना, अच्छे से करके आना पड़ेगा, तभी जाके आप अच्छे रैंक होल्ड कर पाओगे। अदरवाइज अगर आप सेलेक्ट हो भी जाते हैं तो बड़ी मुश्किल हो जाती है फिर वहाँ पे। तो आप स्टार्ट को बहुत अच्छे से कीजिए, काफ़ी प्रैक्टिस कीजिए, टेस्ट सीरीज वगैरह दीजिए, टेस्ट सीरीज वगैरह में वहाँ पे कीजिए। जैसे मैं एक टेस्ट सीरीज कभी कभी अटेंड किया करता था, सार्थक संवाद सर्वेश सर का था, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लिया करता। और मैं मैथ्स का स्टूडेंट था तो मुझे स्टार्ट में कभी दिक्कत हुई नहीं, तो दैट्स नॉट ए बिग प्रॉब्लम। बट जिन लोगों के लिए स्टार्ट प्रॉब्लम है या जिन लोगों को दिक्कत होती है, उनके लिए मतलब मेरा ये एडवाइस है कि आप स्टार्ट सही कीजिए, वो उसके बिना मैथ मार्क्स बहुत पीछे पड़ जाते हैं। नाउ जीएस का सेक्शन 2 है। सेक्शन 2 में आईआर का जो काफ़ी इम्पोर्टेंट इशू है और जो काफ़ी मोटा इशू है, काफ़ी छोटा इशू, और वो निटी ग्रिटी में नहीं जाती है बीपीएससी, तो काफ़ी जो ब्रॉड इशूज हैं उनको कवर कीजिए, और जिसमें इंडिया का काफ़ी बड़ा इंटरेस्ट रहा है, लाइक स्टैंड ऑफ हो गया चाइनीज़ बॉर्डर पे, या रिफ्यूजी क्राइसिस वगैरह हो रही है, तो ये सब, या फिर नेशनल का भी जो कोई इशू है जो इंटरनेशनल से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है थोड़ा बहुत, और काफ़ी ब्रॉड उसका इम्पैक्ट है, लाइक सीए एनआरसी ये सब चीज़ें। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। क्वेश्चन प्रिडिक्टेबल होते हैं क्योंकि देयर इज चांसेज कि ये आ जाएगा, और आप यहाँ पे भी 15-17 क्वेश्चन तैयार कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 क्वेश्चन तैयार कीजिए। 2 क्वेश्चन सर्टेनली होगा जो आप ऑप्शन लेके आ जाएगा, क्योंकि मैंने ये तैयार किया है, और 6 में से 2 क्वेश्चन तो सर्टेनली रहेगा कि हाँ ये मैं तैयार किया था और ये आ गया। बाकी एक क्वेश्चन हो सकता है आपको अगर अच्छा रहा, अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा रहा तो हो सकता है कि आप 3 का 3 मार दीजिएगा, नहीं तो 2 क्वेश्चन 2.5 क्वेश्चन आप अच्छा खासा मार देते हैं। तो इस तरह से अगर आप सेक्शन 1, सेक्शन 3 और सेक्शन 2 का आप 2 क्वेश्चन अच्छे से, 1 क्वेश्चन थोड़ा बहुत नॉर्मल करके भी लिख देते हैं, तो आप सर्टेनली पेपर 1 में बहुत अच्छा मार्क कर दीजिएगा। आप 180-190 के राउंड चले जाइएगा, 170 प्लस रहिएगा आप, तो इससे आपका पेपर 1 बहुत बढ़िया हो जाता है। यहाँ से आपका पेपर 1 कंप्लीट हो जाता है। अगेन वी कम टू पेपर 2, तो पेपर 2 में फिर से 3 सेक्शन है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। सेक्शन 1 की हम बात करें तो इसमें पॉलिटी है। पॉलिटी में 2 चीज़ें हैं, कुछ तो स्टैटिक्स टाइप की चीज़ें हैं जिसमें स्टैट्स हैं, और कुछ डायनामिक टाइप की चीज़ें हैं। जो बेसिकली जो डायनामिक्स है वो स्टैटिक्स को ही एक्सटेंड किया हुआ है, लाइक कि गवर्नर का रोल ऑफ गवर्नर, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें स्टैटिक्स कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन वगैरह है कि कैसे कैसे उनको रखा गया है, किस पोस्ट के लिए रखा गया है, और फिर करंट इशू में क्या चल रहा है, तो करंट में कैसे कैसे वो चीज़ें हो रही है, वो सब न्यूज़पेपर वगैरह से हम टच में रहते हैं, एडिटोरियल वगैरह पढ़ते रहते हैं, तो उससे हो जाती है। सेम लाइक कि सेंटर स्टेट रिलेशन है, फंडामेंटल राइट का इशूज है, तो हर चीज़ को पॉलिटी में आप हर चीज़ों को स्टैटिक्स अच्छे से तैयार कीजिए, और साथ में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसको डायनामिक एंगल से जोड़ने का कोशिश कीजिए, और ब्रॉड चीज़ें अपने को करनी है, ब्रॉड चीज़ें करनी पड़ती है, जैसे प्रीएम्बल है, फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपी है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, सेंटर स्टेट रिलेशन है, फेडरल स्ट्रक्चर है, जो मोटा इशू है, इन सब इशू को अच्छे से कर लेना है। लक्ष्मीकांत आई थिंक फेयर इनफ, और डीडी बासु तो काफ़ी डिप में दिया हुआ है, तो हॉलिस्टिकली तैयार कीजिए कि इस पे आप 4 पेज 5 पेज रिलेवेंट बातें लिख सकते हैं, और उसको करंट से जितना ज़्यादा जोड़िएगा उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। कम टू सेक्शन 2, अगर हम सेक्शन 2 में आते हैं पेपर 2 के, तो वहाँ पे सोशल इकोनॉमी है। वहाँ पे इकोनॉमी का बहुत कोर कंसेप्ट या बैंकिंग सिस्टम या ये सब बहुत ज़्यादा नहीं पूछेगा, वो सोशल इकोनॉमी पूछेगा कि पॉवर्टी का क्या चल रहा है, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट का क्या स्टेटस है, या हमारा ग्रोथ क्यों इधर उधर हो गया है, तो इस टाइप की चीज़ें ब्रॉड यहाँ पे भी चीज़ होती है। और सोशल, जिसका काफ़ी सोशल वाइडर इम्पैक्ट है, जो सोसाइटी से जुड़ी हुई है जो चीज़ें हैं, तो वो सब चीज़ें पूछी जाती है, तो उन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ये सब चीज़ें जब आप 4-5 साल का पेपर एनालाइज कीजिएगा कि आखिर ये पूछ क्या रही है, और सिलेबस से उसको मिलाइएगा कि हाँ सिलेबस में ये बातें लिखी हुई है और उससे ये चीज़ें पूछी जा रही है, तो आपको फिर क्लियर हो जाएगा कि ओके दिस इज द थिंग्स दैट इज गोइंग टू आस्क। यही चीज़ें हैं जो पूछी जा रही है 4-5 साल में, और अगर 4-5 साल में पूछी जा रही है तो ऐसे प्रिडिक्ट करना कि नहीं इस बार अचानक से पेपर जाइए, ये कोई बात नहीं। अगर 4-5 साल से पूछी जा रही है तो देयर इज 70-80% प्रोबेबिलिटी कि यहाँ फिर से वो आएगी, तो आप उन चीज़ों को उस हिसाब से तैयार कीजिए। और इकोनॉमिक जो सोशल इकोनॉमी है वो वाला पोर्शन अच्छे से तैयार कीजिए। यहाँ पे बिहार से रिलेट करना चीज़ों को बहुत ज़रूरी है, तो आप बिहार का कुछ स्टैट वगैरह तैयार कर लीजिए, कुछ एग्जाम्पल वगैरह तैयार कर लीजिए, नेशनल एग्जाम्पल भी बहुत सारे काम आ जाएंगे। और न्यूज़पेपर अगर हम हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस जो भी स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर है वो सब अगर हम पढ़ रहे हैं तो हो सकता है बिहार का कुछ कम एग्जाम्पल मिले, बट नेशनल एग्जाम्पल और ओवरऑल नेशनल जो अपना ट्रेंड रहा है वो सब अच्छा खासा मिल जाता है बिहार के लिए। आप बिहार का जो इकोनॉमिक सर्वे वगैरह है तो उस सब में से कुछ डेटा वगैरह उठा लीजिए, ये सब रखिए, और इससे आपका सेक्शन 2 कंप्लीट हो जाएगा। सेक्शन 3 में हम आते हैं तो यहाँ पे साइंस एंड टेक है।
साइंस एंड टेक में जो क्वेश्चंस होते हैं वो टोटली एप्लीकेशन बेस्ड और बहुत ब्रॉड साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो अभी करंट में काफ़ी मतलब पूरा फैल रखा है और काफ़ी उसका इम्पैक्ट है, उस टाइप के साइंस एंड टेक्नोलॉजी होती है। लाइक स्पेस साइंस से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, या डिजिटल टेक्नोलॉजी से, जो कि अभी लाइफ के ऑलमोस्ट सारे एस्पेक्ट को टच कर रहा है और अब हर जगह उसका इम्पैक्ट देखा जा रहा है और काफ़ी उसके एप्लीकेशन है। तो काफ़ी एप्लीकेशन बेस्ड जो साइंस और टेक्नोलॉजी टाइप की चीज़ें हैं, उस टाइप की चीज़ें पूछी जाती है और उस टाइप की चीज़ों को आप हॉलिस्टिकली तैयार कीजिए। आई थिंक कि अगर आप यहाँ पे भी 7-8 टॉपिक तैयार करते हैं, 8-9 टॉपिक, तो श्योरली आप उसमें से 2 क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत बड़ा चीज़ें नहीं रह जाएंगी। और जो भी मेंस का आंसर होता है उसमें मैंने एक चीज़ थिंक किया है कि इसमें थोड़ा सा डीपर अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है। जो भी चीज़ें जैसे पॉवर्टी है तो इसका क्या रूट्स है, क्यों है, आप एडिटोरियल वगैरह पढ़िए, अच्छे से उन सब चीज़ों को देखिए, थोड़ा स्टैट वगैरह भी देखिए कि हाँ पहले से कैसा ट्रेंड रहा है, क्योंकि एनसीईआरटी वगैरह में जो भी चीज़ें दी हुई है 11th-12th के एनसीईआरटी में, तो वो सब चीज़ों को भी थोड़ा बहुत अगर टाइम मिले तो देख लीजिए। तो उससे आपको एक डीपर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगा कि ओके हमारे समाज में है ये प्रॉब्लम तो क्यों है। और जब एक आप ब्रॉड पिक्चर आपके पास हो जाएगा, जब उसको आप 4-5 पेज में लिखिएगा ब्रॉडली, तो आपको खुद ब खुद लगेगा कि ओके जो डिमांड ऑफ क्वेश्चन था, जो चीज़ें एग्जामिनर मेरे से जानना चाह रहा था, वो मैंने शायद रखा है, और उससे आपका अच्छा खासा मार्क्स वहाँ पे मिलने लग जाएगा। तो उससे आपको काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रीलिम्स एंड मेंस स्ट्रैटेजी। अब मैं आपको थोड़ा सा टाइम टेबल का कुछ क्वेश्चन पूछा गया था कि टाइम टेबल्स कैसे होने चाहिए, तो मैं टाइम टेबल्स के बारे में बता देता हूँ। देखिए ये बहुत ही पर्सनल टाइप की चीज़ें हैं कि आप कब कंफर्टेबल हैं। आप मॉर्निंग में, कुछ लोग मॉर्निंग में कंफर्टेबल होते हैं तो मॉर्निंग में, कुछ लोग नाइट शिफ्ट में कंफर्टेबल होते हैं नाइट शिफ्ट में। अनदर थिंग कि मुझे लगता है कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ज़्यादा इधर उधर की चीज़ों में ध्यान ना देते हुए आप कुछ फिजिकल एक्टिविटी वगैरह, बहुत ज़्यादा देर नहीं, 45 मिनट्स 1 आवर, अगर हर रोज़ आप थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी या योगा या प्राणायाम किसी भी चीज़ से जुड़े हुए हैं जो आपको थोड़ा सा स्ट्रेस कम करे, क्योंकि प्रिपरेशन के दौरान कंपटीशन में काफ़ी स्ट्रेस होती है, वो हर किसी को होती है और दैट्स रियल। तो जो चीज़ थोड़ा आपके दिमाग को रिफ्रेशिंग करता है, थोड़ा स्ट्रेस कम करता है, तो उन सब चीज़ों से थोड़ा सा जुड़े रहिए। मुझे लगता है कि उससे प्रिपरेशन में थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन होता है, आपको पढ़ने में फिर मन लगने लग जाएगा और आपको सिटिंग में दिक्कत नहीं होगी। 7 घंटे 8 घंटे आप आसानी से पढ़ पाइएगा। टाइमिंग के बारे में मुझे यही लगता है कि अगर आप रेगुलर, जब एग्ज़ाम 4 महीना 5 महीना डिले है या 3 महीना डिले है, तो उस समय अगर आप 8 घंटा 9 घंटा 7 घंटा, कम से कम 7 to 8 आवर्स अगर आप रेगुलर स्टडी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये फेयर इनफ है। मुझे नहीं लगता कि हमेशा हर रोज़ 15 घंटे और 16 घंटे, दैट्स नॉट नेसेसरी। 8 घंटे 10 घंटे अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर पा रहे हैं, काम माइंड से पढ़ाई कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मोर देन इनफ है। उतने टाइमिंग में आप एग्ज़ाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमेशा ये चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना रिलेवेंट है। और जब सारे रिलेवेंट चीज़ आपको लगे कि ओके जो ज़्यादा रिलेवेंट चीज़ें थी वो मैं कवर कर चुका हूँ अच्छे से, तब फिर जो कम रिलेवेंट चीज़ें हैं उस पर शिफ्ट कीजिए। लेकिन हमेशा जो चीज़ें ज़्यादा रिलेवेंट है उसको पहले कवर कीजिए, जो चीज़ें थोड़ी सी कम रिलेवेंट है उस पर स्टेप बाय उसके बाद नीचे आइए। मुझे लगता है कि ये स्ट्रेटजी थोड़ी सी बेहतर रहती है, उसे कम समय में हम ज़्यादा अच्छा मार्क कर पाते हैं। और यस जो हम कंपटीशन में जब हम रहते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमको यहाँ पे कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीना है या एकदम एक्स्ट्रा नहीं, हमको यहाँ पे नॉर्मल लाइफ जीना है। मुझे लगता है कि आप नॉर्मल रहिए, नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी वगैरह, दोस्तों के साथ कुछ टाइम, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना है, लेकिन हाँ आधे घंटे के लिए दोस्तों के साथ कहीं पे शाम वगैरह में घूमने निकल गए, थोड़ा हंसे बोले, नॉर्मल एकदम नॉर्मल रहिए। कुछ अगर आपका हॉबी है तो वो सब भी टाइम निकाल के परस्यू कीजिए। लाइक बहुत लोगों का गिटार वगैरह होता है या कुछ स्पोर्ट्स वगैरह ही है, परस्यू कीजिए। बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुए बिना 1 घंटा 2 घंटा आप परस्यू कीजिए, वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। आप खुश रहिएगा, स्ट्रेस कम रहेगा और उससे आप अच्छा प्रोग्रेस कीजिएगा। तो मुझे लगता है इन सब चीज़ों की थोड़ी सी ज़रूरत रहती है। और एक चीज़ जो मैं बोलना चाहता हूँ वो ये है, किसी कंपटीशन जब तक नहीं होता है, एक बोला जाता है कि थिंग्स सीम्स वेरी डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल अंटिल इट इज़ डन। तो ये सभी के लिए थोड़ा बहुत ट्रुथ है कि जब तक चीज़ें नहीं होती है हमेशा ही लगता है कि यार रियली बहुत कितना डिफ़िकल्ट है, लेकिन एक्चुअली उतना डिफ़िकल्ट होता नहीं है। जब आपसे भी हो जाएगा या जब लोग कर लेते हैं तो लगता है कि हाँ ठीक है, दिस इज़ द थिंग, ऐसे हो जाता है।
कोई भी एग्ज़ाम है, बीट बीपीएससी, बीट यूपीएससी, मुझे लगता है कि ये कॉमन, अगर आप कॉमन अंडरस्टैंडिंग है आपके पास, आप नॉर्मल लेवल की अंडरस्टैंडिंग, कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं कुछ लोग, बट बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और बहुत वो उस टाइप की चीज़ें होने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी तक जो भी मतलब मुझे लाइफ में सक्सेस मिली है या जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, मुझे लगता है कि 2-3 चीज़ें ही थी मेरे लाइफ में जो मुझे अभी तक यहाँ तक लेके आई है। द वन थिंग इज़ कि यस, मैं लेबर कर लेता था 7 आवर 8 आवर, अगर मुझे स्टडी करनी है तो दैट वाज नॉट ए बिग डील फॉर मी। मैं कभी भी अगर चाहूँ तो मैं 7 घंटे 8 घंटे 10 घंटे में पढ़ सकता हूँ, तो मैं लेबर कर लेता था। और द सेकेंड थिंग इज़ कि एक डायरेक्शन होनी चाहिए। ये मुझे लगा कि यस, अगर ज़्यादातर लोग कहीं पे अगर इधर उधर हो जा रहे हैं तो डायरेक्शन कभी लॉस हो गया, या कभी हम इररिलेवेंट चीज़ें पढ़ रहे हैं, या कम इंपॉर्टेंट चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे दीजिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें छूट गई, तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा डायरेक्शन वगैरह इधर उधर हो जाता है, तो उसकी वजह से हम रास्ता भटक जाते हैं और उसकी वजह से दिक्कत होता है। अगर दो तीन चीज़ें अगर हम रखते हैं कि यस, एक पेशेंस है कि मैं कंपटीशन में हूँ और मुझे लेके ही जाना है, और कॉन्फिडेंस है कि नहीं आई विल डू इट, और फिर मैं लेबर कर रहा हूँ उस हिसाब से, और फिर मेरा डायरेक्शन सही है, एग्ज़ाम के प्रति मेरा एक अप्रोच सही है, तो श्योरली यू विल डू इट। एक और चीज़ मैं आपको पीसीएस, बीपीएससी या यूपीएससी के बारे में बताना चाहता हूँ कि दिस इज़ ऑल अबाउट ए कैलकुलेशन। मुझे लगता है कि जो बीपीएससी का एग्जाम्स है या यूपीएससी का एग्जाम्स है, ये कैलकुलेशन है। आपके दिमाग में एक फिट कैलकुलेशन होनी चाहिए कि हाँ, मुझे जीएस 1 में कितना मार्क करना है, जीएस 2 में कितना मार्क करना है, जीएस ऑप्शनल में कितना मार्क करना है। हर चीज़ में एक आपके पास एक कैलकुलेशन होनी चाहिए। आप एग्जाम के पैटर्न को देखिए कि किस पेपर में कितना मार्क किया जा रहा है, मैं कितना फॉल शॉर्ट कर रहा हूँ, मुझे कितना मार्क करना है। एक कैलकुलेट कीजिए, उस पर काम कीजिए, टेस्ट सीरीज वगैरह दीजिए, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए, और आप श्योरली लिस्ट में होइएगा। अगर आप इतना काम कर पाते हैं, और इसके लिए कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस एक कॉमन सी अंडरस्टैंडिंग लगानी है, सिंपल सा कैलकुलेशन करना है। आप अपना, अगर आप 1-2 अटैम्प्ट दे रखे हैं तो आप पिछले साल का मार्कशीट एनालाइज कीजिए कि ठीक है, मुझे यहाँ पे इतना मार्क्स मिला था, इसमें मैं 20 नंबर या 15 नंबर मुझे बढ़ाने की ज़रूरत है, इसमें इतना मिला था तो मुझे यहाँ पे इंप्रूव करने की ज़रूरत है। सिंपल कैलकुलेशन कीजिए, सिलेबस देखिए, और फिर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करके आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। द नेक्स्ट थिंग कि मुझे लगता है कि न्यूज़पेपर इज़ रियली इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और न्यूज़पेपर में भी जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि बस उन्हीं चीज़ों पे ध्यान देनी चाहिए। अदरवाइज बंगाल में कौन पार्टी जीत रही है, पंजाब में कौन है, किसका मुख्यमंत्री, बहुत ज़्यादा नहीं। जो रिलेवेंट चीज़ें हैं कि हाँ, पॉवर्टी पे क्या इशू चल रही है, या स्टैंड ऑफ पे क्या इशू चल रहा है, या अनएम्प्लॉयमेंट की क्या स्थिति है, जो भी हमारे एग्जाम के सिलेबस से और क्वेश्चन पेपर से रिलेवेंट चीज़ें हैं, उस चीज़ को न्यूज़पेपर में ग्रैब कीजिए, उसको ग्रैब कीजिए, अच्छे से नोटिंग कीजिए, नोट बनाइए, उसको बार स्टडी, बार उसको रिवीजन कीजिए, बार रिवीजन कीजिए। वो खुद ब खुद फिर आंसर राइटिंग में आपके आने लग जाएगा, और आपके आंसर का क्वालिटी नॉर्मल बाकी लोगों से थोड़ी सी ऊपर हो जाएगी, और दैट इज़ द थिंग जो आपको सिलेक्शन दिलवाती है। तो कॉमन चीज़ों को लेके आप चलिए, कॉमन बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बुक्स है उसको ही पढ़ना है, उसको ज़्यादा पढ़ना है। जो इधर उधर की जैसे सोसाइटी वगैरह की बुक्स है, मुझे लगता है कि वो सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है यूपीएससी में भी नहीं। तो चीज़ों को न्यूज़पेपर से कवर करने का कोशिश कीजिए, कम बुक पढ़िए और उसको बार पढ़िए। जो रिलेवेंट बुक, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री, लेट्स एग्जांपल, तो मॉडर्न हिस्ट्री ऐसी चीज़ें हैं जिसमें थॉरो अंडरस्टैंडिंग की काफ़ी ज़रूरत होती है, और वो बुक से, वो न्यूज़पेपर वगैरह से मॉडर्न हिस्ट्री का हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगा। तो जो कुछ बेसिक्स बुक हैं उसको बार पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, और वहाँ से एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने का कोशिश कीजिए कि ओके, आई अंडरस्टैंड इट। डूज एंड डॉन्ट में तो मैंने बता ही दिया। डूज में तो कि फिजिकल स्टडी काम माइंड से, जितना कम से कम टेंशन लेके आप पढ़ाई कीजिएगा, उतना ही बढ़िया आपकी पढ़ाई होगी, उतना ही ज़्यादा आपका मेमोरी, और उतना ही आप स्ट्रैटेजिकली काम कर पाइएगा। आप कोई भी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, ज़रूरी नहीं है, वो बहुत ही मुश्किल होता है कि वो 100% इम्प्लीमेंट हो जाए। यहाँ हमारा 60%, 65%, 70% पे टॉपर बन रहे हैं, सिलेक्शन हो रहा है, तो हम क्यों सोचे कि नहीं, मतलब मेरा स्ट्रैटेजी 100%, और वो 100% कभी होगा भी नहीं, वो होता नहीं है। तो अगर हम जो भी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, अगर उसमें हम मान लीजिए कि 80% भी सक्सेस हो गए, 75% भी सक्सेस हो गए, तो देयर इज़ हाई चांसेज कि हम लिस्ट में पहुंच जाएंगे या हम क्वालिफाई करने लग जाएंगे। डोंट में मैं बताना चाहूँगा कि क्या नहीं करना है। देखिए, अननेसेसरी चीज़ों में इन्वॉल्व होकर अननेसेसरी चीज़ें दिमाग में लाना, अननेसेसरी चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करना, मुझे लगता है कि जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नहीं, उससे बढ़िया है कि हम कहीं इंटरटेनमेंट कर लिए, हमको थोड़ा सा रिलीफ मिल गया, स्ट्रेस निकल गया हमारा, तो इन सब चीज़ों में वो ज़्यादा बेहतर है। अननेसेसरी बेवजह इधर पॉलिटिकल ये इधर उधर लगे हुए हैं, तो वो मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा काम का नहीं रहता है, और उससे थोड़ा सा जहाँ तक हो सके थोड़ा सा बचना ही चाहिए। ओके।
लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपका जो प्रिपरेशन है वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए, एग्ज़ाम क्या पूछ रही है, क्या हमसे जानना चाह रही है, क्या हमसे एक्सपेक्ट कर रही है, क्या क्वालिटी वो हमें देखना चाह रही है, क्या अंडरस्टैंडिंग चेक करना चाह रही है, ये सब चीज़ें हमें लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही पता चलता है। और लास्ट मीन्स आप बहुत पीछे नहीं, आप 2015 से पकड़ लीजिए, या पिछले जो 3-4 बीपीएससी हुए, जैसे 64th है, 63rd है, 62nd रहा, उससे पहले बस 3-4 साल 5 साल का पेपर एनालाइज कीजिए, क्योंकि बहुत पहले जाने से वो चीज़ें फिर अलग हो जाती है, वैसे अब नहीं आ रहा है। तो जो करंट ट्रेंड है वो करंट ट्रेंड को पकड़िए कि हाँ इस टाइप की क्वेश्चंस अब पूछे जा रहे हैं, और करंट ट्रेंड में कैसे आंसर्स लिखे जा रहे हैं, जो टॉपर्स हैं वो कैसे आंसर लिख रहे हैं, या जो कोचिंग वगैरह है जो जहाँ से रिजल्ट हो रहा है तो वो सब कैसे प्रिपरेशन करवा रहे हैं, कैसे आंसर लिख रहे हैं, ये सब चीज़ों को आप फाइंड आउट कीजिए। वो इजीली आप जो है आपका मार्क्स इंप्रूव हो जाएगा, आप करंट ट्रेंड में आ जाएगा, मार्क्स इंप्रूव होने लग जाएगा। सोशल मीडिया से मुझे लगता है कि सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने का वो नहीं रहता है, क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम भी नहीं रहता है। और होता क्या है कई बार कि ठीक है अब पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो फेसबुक खोल के बैठे हुए हैं और समय नहीं पता चलता, उसमें 1.5 घंटे तक फेसबुक कर रहे हैं, तो वैसे टाइम वेस्ट। टाइम वेस्ट से बचिए। मेरा कहना है कि आप प्रिपरेशन कीजिए, पढ़ाई कीजिए अच्छे से, और इंटरटेनमेंट कीजिए, ये दोनों को एंजॉय कीजिए चीज़ों को, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं। वो टाइम वेस्ट से थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है मुझे लगता है, जब एटलीस्ट जब आप कंपटीशन फेज में, क्योंकि यहाँ पे टाइमिंग का बहुत बड़ा गेम होता है, टाइम आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो टाइम वेस्ट से बचिए, सोशल मीडिया वगैरह से जितना कम इंट्रैक्शन हो सके उतना ही बेहतर रहेगा। देख लीजिए, बाकी लोगों का अपना प्रेफरेंस है। कोचिंग का जो इम्पोर्टेंस है उसमें मुझे लगता है कि जो न्यू बिगनर हैं, जो बिगनर हैं, जिनको कुछ भी मतलब आइडियाज़ नहीं है फील्ड का, उनको कुछ भी पता नहीं है कि पॉलिटी सिस्टम क्या है, रोल ऑफ गवर्नर क्या है, या फेडरल स्ट्रक्चर क्या है, या इमरजेंसी, उनको ज़्यादा आइडिया नहीं है चीज़ों का। ऐसे ही हिस्ट्री में भी उनको कुछ आइडिया नहीं है बहुत ज़्यादा कि क्या है, कैसे है, क्या मॉडर्न हिस्ट्री है, क्या एंशिएंट हिस्ट्री है, बहुत ज़्यादा आइडिया उनको कुछ आइडिया नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए मुझे लगता है कि यस, ऐसे लोगों के लिए जो कोचिंग संस्थान है वो रियली हेल्पफुल है। वो उनको 6 महीने या साल भर या 1.5 साल में बहुत सारा जो बेसिक चीज़ें हैं उन सब चीज़ों का अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर देगा, उन सब चीज़ों से पता चल जाएगा। बट सी द एग्ज़ाम की जो डिमांड होती है, जो एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग, जो एक डीपर अंडरस्टैंडिंग है, वो आपको न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ के ही कवर करना पड़ेगा, वो आपको खुद से डेवलप करना पड़ेगा, वो कोई भी कोचिंग वगैरह उतना डेवलप नहीं करा सकता है। सर्विस अलॉटमेंट क्राइटेरिया, सी बीपीएससी में जो सर्विस अलॉटमेंट क्राइटेरिया है वो 22 ईयर एज रखा गया है कि जिस दिन नोटिफिकेशन निकलता है उस दिन आपका एज, मिनिमम एज 22 ईयर होनी चाहिए, तब जाके आपको BAS या अदर सर्विसेज मिलेंगे। कुछ सर्विसेज हैं एक्सेप्शनल टाइप जिसके लिए 20 ईयर ऑफ एज रखा गया है कि जिस दिन नोटिफिकेशन निकलती है उस दिन आपका एज 20 ईयर होनी चाहिए। लाइक BPS, बिहार पुलिस सर्विस है, लियो है, लेबर इन्फोर्समेंट वाला, उसके बाद एक्साइज का जो इंस्पेक्टर का पोस्ट आता था तो वो भी था कि हाँ आपका 20 ईयर से ज़्यादा एज है, 22 ईयर से कम भी है तो भी आपको ले लिया जाता था। तो 3-4 पोस्ट है जो अंडर एज के लिए रखा गया है, और बाकी जो पोस्ट है वो 22 ईयर एज के लिए रखा गया है। और द थिंग इज़ कि जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो उस समय आप ग्रेजुएट होनी चाहिए, ग्रेजुएशन का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, वो एक इम्पॉर्टेंट है। मैं जो भी एस्पिरेंट मुझे देखे, या मैं उन लोगों से एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। जब हम कंपटीशन में रहते हैं तो चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट लगती रहती है कि यार बहुत बार मतलब कॉमन है कि लोगों को लगता है यार मैं डिजर्व भी करता हूँ या नहीं, ये तो बड़ा अजीब सा एग्ज़ाम है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है, ये है वो है। लोग तो काफ़ी स्मार्ट मतलब जो क्वालिफाई कर रहे हैं काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और ऐसे द थिंग इज़ कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, दैट इज़ फाइन, लेकिन यहाँ पे जो कॉमन, जो नॉर्मल लोग हैं, जो ऑर्डिनरी पीपल हैं, जो ऑर्डिनरी एस्पिरेंट है, मुझे लगता है कि उनके लिए भी काफ़ी स्पेस है और काफ़ी सिलेक्ट हो रहे हैं बहुत सारे लोग। अगर आप लेबर कर रहे हैं, अगर आपके पास एग्ज़ाम का एक कैलकुलेशन है, और अगर आपकी अप्रोच सही है, अगर ये 2-3 चीज़ें हैं और पेशेंटली आप काम कर रहे हैं, तो सूनर और लेटर यू आर गोइंग टू क्वालिफाई। इसमें कोई कुछ भी नहीं है कि नहीं हो सकता है, बीट BPSC या बीट UPSC। अगर आपके पास स्ट्रेटजी है, आपके पास पेशेंस है, और आप कॉमन अंडरस्टैंडिंग से चीज़ों को समझ सकते हैं, तो हो सकता है आप 1 बार नहीं 2 बार में समझ जाइएगा। समझ सकते हैं, नोट्स बनाइए, उसका रिवीजन कीजिए, और एग्ज़ाम में थोड़ा सा इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए, आप क्वालिफाई करने लग जाइएगा। तो मुझे लगता है कि इट्स ऑल अबाउट जस्ट लेबर एंड डायरेक्शन, और पेशेंस, कॉन्फिडेंस रखिए। कोई एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की मुझे लगती है कि ज़रूरत नहीं है। आप ऑर्डिनरी हैं, वेल इनफ, यू कैन डू इट, यू विल डू इट अगर आप लगे हुए हैं तो। थैंक यू।